इंजीनियरिंग आपने बोला कि बस ऐसे ही यूं ही हो गया। तो लास्ट सेमेस्टर में लास्ट सेमेस्टर बाकी तो अच्छे से पढ़ा है ना? 3 कृषि कानून आए थे, फिर सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा। यस यस। तो इसी तरह से 3 नए आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी तीनों को चेंज हुआ है, तीनों का नया नाम क्या दिया है सरकार ने। और इसका प्रभाव जो है वो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे, ईजा पे क्या रहेगा। हम्म। हाँ, बैठे बैठे। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। कब ग्रेजुएशन पूरा हुआ था आपका? 2020। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? फिर उसके बाद से प्लेसमेंट वगैरह में पार्टिसिपेट कर नहीं पाए क्योंकि उस समय कोरोना आ गया था। हम लोगों का जो लास्ट सेमेस्टर था वो भी ऑनलाइन हुआ सब कुछ। हाँ, प्रैक्टिकल वगैरह भी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। ट्रांजिशनल स्टेज में था सर, सब कुछ। तो प्लेसमेंट बहुत ग्रेजुअली हो रहा था सब कुछ। तो उसमें प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाया। फिर 2021 के बाद से सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर। अच्छा, मतलब उसका सर जॉब वगैरह इंजीनियरिंग के आधार पर कुछ नहीं किया है ना? ठीक है। ऑप्शनल आपने फिजिक्स रख लिया। यस सर। रेडी है? ठीक है। हॉबी क्या है आपकी? सर क्रिकेट खेलना या बैडमिंटन खेलता हूँ। मतलब क्रिकेट और बैडमिंटन हॉबी है आपकी। इंजीनियरिंग आपने बोला कि बस ऐसे ही यूं ही हो गया। सर तो लास्ट सेमेस्टर में। लास्ट सेमेस्टर बाकी तो अच्छे से पढ़ा है ना? यस सर। ठीक है, बातचीत करेंगे उस पर। चलिए, कुछ बेसिक बातें हैं कि जैसे कि प्लाज्मा क्या होता है और इसकी विशेषता क्या होती है? सर प्लाज्मा एक स्टेट है मैटर का, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ऐसे ही प्लाज्मा एक स्टेट है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे अचीव किया जा सकता है। सन में प्लाज्मा स्टेट होता है सर। एक और स्टेट है सन क्या है? प्लाज्मा स्टेट में है। सर सन के जिस टेम्परेचर पे है उस टेम्परेचर पे प्लाज्मा स्टेट अटेन कर सकते हैं। आयनाइज हो जाते हैं वहाँ पे, जो भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत आयनाइज हो जाते हैं। जैसे सर अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ पे भी जाएं तो वहाँ पे भी चीजें प्लाज्मा स्टेट में आ जाती है। जब बहुत हाई टेम्परेचर पे किसी मटेरियल को रखा जाता है तो आयनाइज हो जाती हैं उनके मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो स्टेट को आयनाइज। तो अर्थ का जो कोर है वो प्लाज्मा फेज में है। सर मॉल्टन स्टेट में है, लेकिन इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे है वो कि वो प्लाज्मा स्टेट पे है। इसी पे एक थ्योरी भी है सर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, वो कॉन्सिक्वेंस है उसी स्टेट के फ्लो करने का। आयनाइज्ड जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करता है अर्थ, वो सब मैग्नेटिक फील्ड पर बाद में बात करेंगे। अभी अपना सिर्फ अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर बताइए मुझे कि अगर क्रस्ट से चलेंगे और कोर तक जाएंगे तो कौन कौन से लेयर मिलेंगे और कौन कौन सा लेयर किस स्टेट में होगा? पहला क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। क्रस्ट भी दो हिस्से में है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। मेंटल फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और कोर भी आउटर कोर और इनर कोर। इसमें क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट ये किस फेज में है? ये तो सॉलिड फेज में है। और मेंटल में अपर मेंटल? अपर मेंटल सॉलिड है लेकिन इनर मेंटल लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लिक्विड है। अच्छा, कोई बात नहीं। न्यूट्रल बुयांसी क्या होती है? न्यूट्रल बॉयंसी। हाँ। सर न्यूट्रल बॉयंसी ये है कि जब किसी पार्टिकल को या किसी मटेरियल को किसी लिक्विड में सबमर्ज किया जाता है। किसमें? लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं, उस पर एक बॉयंट फोर्स लगता है। अगर सर उसकी ग्रेविटी जो उसको नीचे की ओर खींच रही है और जो बॉयंट फोर्स जो उसे ऊपर की ओर धक्का दे रहा है, अगर इक्वल हो जाए तो सर से न्यूट्रल बॉयंसी। अच्छा, पैरालॉक्स क्या है और इसको कैसे मापते हैं? पैरालैक्स। हाँ। पैरालैक्स सर अगर कोई पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल हम लोग की बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस को मापने के लिए पैरालैक्स विधि को यूज करते हैं, पैरालैक्स सिस्टम को। सर अगर स्टार को मेजर करना है कि वो कितना डिस्टेंस पे है, तो सर अगर कोई हाई, मापते कैसे हैं? यस सर, अगर वो कोई हाई ग्रेविटी फील्ड से लाइट गुजरती है तो वो सर उस ग्रेविटी की वजह से अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ठीक है। तो सर जितना डाइवर्जन होगा उस एंगल को मेजर करके हम लोग मेजर करते हैं कि कितना डिस्टेंस है, तो इसी को पैरेलैक्स। अच्छा, लाइट का वैक्यूम में स्पीड कितना होता है? सो ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की किरणों को पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑलमोस्ट 8 मिनट्स 20 सेकंड्स। अच्छा, मीडिया पे इंटरव्यू आपका हिंदी इंग्लिश है? सर मिक्स्ड है।
मिक्स्ड कोई ऑप्शन नहीं है, हिंदी हिंदी इंग्लिश? हिंदी ठीक है, थैंक यू। विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? केमिस्ट्री में। हाँ, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? मैम क्वांटम डॉट्स में जो भी जितने भी आज के टेलीविजन या फिर और भी चीजें बन रही हैं वो क्वांटम विधि का यूज करती हैं। इसमें ये होता है कि किसी पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट में अलग अलग लाइट बाहर निकलता है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो शायद सॉरी। ठीक है, अभी यूएनएफ की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया कि 2022 तक जो वृद्धों की जनसंख्या थी भारत में अप्रॉक्स 10% है, ठीक है, और ये 2050 तक 20% हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि वृद्धों की संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वृद्धों से संबंधित जो समस्याएं वो भी बढ़ेंगी? वृद्धों हाँ, तो वृद्धों की क्या समस्याएं आप देखते हैं? मैम आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या तो वृद्धों की डिप्रेशन और लोनलीनेस है। और मैम जिस तरह न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर आज डेवलप कर रहा है उस वजह से वृद्धों को इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। दूसरा ये है कि हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बहुत उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हम चाइना में भी देख रहे हैं मैम की सोशल सिक्योरिटी अब डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इंडिया को सोशल सिक्योरिटी वाले इश्यू पे काम करना पड़ेगा। और मैम बहुत सारे मैम रेयर डिजीजेस भी आज के डेट में उनको हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनका बर्डन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। भारत सरकार आयुष्मान जैसी नीतियां ला रही है लेकिन फिर भी मैम पेनिट्रेशन जो है वो हर जगह नहीं है। और मैम और बड़ी बात यह है कि मैम वृद्धों में एक डिजिटल अवेयरनेस भी नहीं है, तो फ्रॉड जो है आज के डेट में डिजिटल फ्रॉड सबसे बड़े शिकार वृद्ध हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है वृद्धों के साथ। तो बिहार गवर्नमेंट वृद्धों की समस्याओं को कम करने के लिए कोई योजना चला रही है? मैम पेंशन योजना चला रही है वो। कितना पेंशन दिया जाता है? मैम पर मंथ 500 दिया जाता है, अभी शायद घटा 400 दिया जाता था, बढ़ाकर 500 कर दिया। सेम एज है, 60 से लेकर 80 तक सबको? मैम इसकी बात जानकारी नहीं। अच्छा ठीक है, अभी बिहार में जाति जनगणना हुई थी, ठीक है, तो आपको लगता है कि जाति जनगणना सही है जो कराया गया है? मैम जाति जनगणना 1931 में आखिरी बार हुआ था, डेटास कलेक्ट होती थी पर रिवील नहीं किया जाता था। मैम उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव मैम ये है कि कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक हमारे पास कंक्रीट डेटा ना हो, तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। और रिजर्वेशन आउटकम है कास्ट का आज के डेट में हमारे देश में, तो हम कास्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैम दूसरी बात ये भी है साथ साथ कि जैसे जैसे हम लोग कास्ट को बहुत धीरे धीरे, वो जो लाइन था वो धूमिल हो रहा था, लेकिन फिर से ये कास्ट सर्वे के नैरेटिव ने उसे फिर से स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो हम एक रियलिटी ये भी है बिहार की कि कास्ट बेस्ड राइट्स बहुत हुए हैं वहाँ पे, तो मैम कहीं ना कहीं ये हो सकता है इमर्ज हो जाए, तो हमें मैम इसे जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा डेटा को। और जो पोलराइजेशन सोसाइटी में हो रही है ये कहीं ना कहीं इसे भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ना हो। अच्छा, पीएम जनमन योजना सुनी होगी, क्या है? पीएम मन जनमन योजना, सॉरी मैम, मेडटेक मित्र, मेंटेक मित्र, मेडटेक मित्र, सॉरी। ठीक है। अभी G20 का सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ, यस। तो बताइए, जो एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध, विश्व जो था वो 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। यस। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही थी कि इससे कुछ भी पॉजिटिव आउटकम इंडिया नहीं निकाल पाएगा, कोई किसी मुद्दे पे समझौता नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो G20 का समिट हुआ उसमें भारत किस हद तक सफल रहा? सर सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इतने पोलराइजेशन के बावजूद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया और सहमति बनी, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में अचीवमेंट थी। किन किन मुद्दों पर बनी थी, कुछ आइडिया है? सर रिन्यूएबल एनर्जी पे बात हुई थी, एनर्जी पे बात हुई थी, सिक्योरिटी पे बात हुई थी, टेररिज्म पे बात हुई थी, और सर सेसेशन पे बात हुई थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो सर इस पे भी हुई थी कि हम पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करें। क्या बोला था मोदी जी ने इस पे? DDD बोला था, EEE, क्या था बताइए? सॉरी सर, हो गया। उसमें एक चीज कुछ विवाद का विषय बना था, रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपके लिए रिपब्लिक ऑफ भारत होने का क्या मायने है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया से क्या समस्या है?
सर जो कॉमन स्लैंग में यूज किया जा रहा है रिपब्लिक ऑफ भारत और इंडिया, चूंकि इंडिया को रिलेट किया गया है कि ये एक कॉलोनियल लेगेसी के तौर पे, इसीलिए उसे नेगेटिव लाइट में आज के डेट में देखा जा रहा है कुछ वर्गों द्वारा। लेकिन और सर भारत को रियल जो हमारे इंडिया है उससे रिलेट किया जा रहा है, रूरल बैकग्राउंड से। तो सर इंडिया जो है वो मेरा ऐसा मानना है कि उसका इस चीजों से लेना देना नहीं है कि वो कॉलोनियल लेगेसी है, क्योंकि सर अरब जब आए थे तो उन्होंने इंडस को सिंधु को देखकर उन्होंने इंडस कहा और इंडस वर्ड से इंडिया है। तो सर इसका बहुत ज्यादा रिलेशन उस चीज से नहीं है। तो हमें सर इसके रिगार्डिंग सही नॉलेज प्रोपोगेट करने की जरूरत है कि कहाँ से इसका ऑरिजिन। तो आप इसे सही मानते हैं रिपब्लिक ऑफ भारत होना, या रिपब्लिक ऑफ इंडिया में कोई समस्या नहीं थी? सर रिपब्लिक ऑफ इंडिया में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अभी करंट गवर्नमेंट जिस तरह के नैरेटिव के साथ आ रही है वो उसमें उनका कहना है कि भारत सही मायने में रिप्रेजेंट करता है आज के रियल इंडिया को, जो कि पुराने लेगेसी को भी लेकर चल रहा है। तो मुझे सर अभी करंट रेजिम के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो भारत के इस नैरेटिव को आगे रखता है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव जो है वो सरकार के एजेंडे में शामिल होना चाहिए क्या? सर पॉलिटिकल पार्टी ही आगे जाकर गवर्नमेंट बनाती है, वही एग्जीक्यूटिव बनती है। तो सर पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं, कैसे सोचती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी देश के लिए। तो सर उसको एक तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते। वो सर एक कह सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज है। तो सर उनके नजरिए को हमें ध्यान में रखना चाहिए जो भी वो सोचते हैं। अच्छा, रोहिणी कमीशन आपने सुना होगा? ये सर रोहिणी कमीशन इसलिए बना था सर सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट के लिए बना है। आपको क्या लगता है सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए? सर सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट का मतलब ये है कि बहुत ऐसे बेनिफिशियरीज थे, बेनिफिट्स थे जो उन वर्गों तक पहुंच रहे थे जिन्हें बेनिफिट मिल चुका है, और सर एक हायरार्की उस पर्टिकुलर कास्ट में भी बिल्ड हो गई। तो सर इस चीज को फाइट करने के लिए रोहिणी कमीशन का गठन किया गया था। तो सर ये बिल्कुल ही लॉजिकल बात है कि जो वर्ग इसमें समृद्ध हो चुके हैं सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली, तो सर वो पर्कुलेट डाउन होकर उन वर्गों में भी जाना चाहिए, उसी हायरार्की में इन लाभ रिजर्वेशन का लाभ उन्हें भी मिले। तो सर मैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट के एक टर्म होती है पॉलिसी पैरालिसिस, यस। क्या समझते हैं? सर पॉलिसी पैरालिसिस कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस है ऐसे डिलिब्रेशंस का जिनका कोई आउटकम नहीं हो रहा। एक बहुत सारे नैरेटिव्स को लेना लेकिन किसी आउटकम पे नहीं पहुंच पाना, जिस तरह से रेटिपिज्म आता है, या फिर बहुत सारी पॉलिसी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर पॉलिसी बना ही नहीं पाना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सर डीप फेक बहुत बड़ा इशू है, या कोई भी करंट में कंटेम्प्रेरी इशू, उसके रिगार्डिंग बहुत लेट में डिजिटल रेगुलेशन जैसे हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें भी सर सरकार जिस तरह की पॉलिसी अगर लाती है, अगर वो बहुत ज्यादा लेट लतीफी हो जाती है, या जिस तरह का रेगुलेशन आता है वो आज के करंट सिनेरियो में फुलफिल नहीं कर पाता है चीजों को, तो सर उसे हम पॉलिसी पैरालिसिस कह सकते हैं। अगर एक लेमैन है और उसे आपको डीप फेक समझाना है, यस सर, तो आप कैसे समझाएंगे क्या है डीप फेक, और सरकार ने क्या प्रयास किए इससे निपटने के लिए? सर अगर कोई लेमैन है तो मैं आपसे यही समझाऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई गुनाह करता है, चोरी करता है, और उन पर इल्जाम लग जाए, ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो सर मैं उन्हें यही समझाऊंगा कि आपके चेहरे को कहीं और यूज कर लिया जाए आइडेंटिटी थेफ्ट के तौर पे। मैं वो टर्म यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने जो क्रिया की ही नहीं है उसका आरोप आप पर लग जाना बहुत आराम से, और इतने हद तक हो जाना कि चीजें बिगड़ जाए। तो सर क्या ये सिर्फ अपराध की दुनिया में ही इसका उपयोग किया जा सकता है? नहीं सर, अपराध के ही संदर्भ में डीप फेक का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल नहीं सर। इसका यूज हम कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे लेजेंड्स हैं, अमिताभ बच्चन है या शाहरुख खान है, वो सर पब्लिक फिगर के लिए बहुत पब्लिक फिगर है। तो अगर वो मान लेते हैं कि वो नहीं एक्ट कर पाते हैं, तो हम उनकी आइडेंटिटी यूज करके सर तब भी एंटरटेनमेंट की दुनिया में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ मिलता जुलता है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। आपको लगता है कुछ अंतर है दोनों में? सर टैक्स अवॉइडेंस एक लीगल प्रक्रिया है, टैक्स इवेजन एक इलीगल प्रक्रिया है। सर टैक्स इवेजन तब करते हैं लोग जबकि किसी इलीगल मेथड से वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, और टैक्स अवॉइडेंस है थ्रू इंश्योरेंस या फिर और भी चीजें जो गवर्नमेंट ने हमें दे रखी है, उसके यूज से हम टैक्स अवॉइड कर सकते हैं कुछ। अच्छा, फिर टैक्स सेविंग और टैक्स अवॉइडेंस में क्या अंतर है? टैक्स सेविंग, आप तो बोल रहे हैं इंश्योरेंस में जो हम खर्च करते हैं। यस सर। तो इसमें तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती, फिर टैक्स अवॉइडेंस टर्म क्यों है? सर टैक्स अवॉइडेंस एक तरीका है जिसके थ्रू हम टैक्स सेव कर सकते हैं। टैक्स इवेजन ही सब तो टैक्स सेविंग ही टैक्स अवॉइडेंस है आप कह रहे हैं?
सर उनके और भी कैटेगरीज होंगी जो मुझे नहीं पता है, सॉरी सर। मैं कोई बात नहीं, टैक्स अवॉइडेंस में लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है। ओके सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक स्कीम रही सरकार की, यस सर। संपदा स्कीम रही, ठीक है। तो जो बिहार का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, कुछ आइडिया है आपको? सर बिहार के एग्रीकल्चर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। या डिसगाइज्ड सबसे ज्यादा पाई जाती है? सर डिसगाइज्ड भी है लेकिन सीजनल ज्यादा कौन, सीजनल है ना? सर मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता है कौन सा। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसको दूर करने में संपदा स्कीम गवर्नमेंट की कहाँ तक सफल रही और इसमें अभी और किस तरीके से सुधार किया जा सकता है? मुझे संपदा स्कीम्स के स्पेसिफिक्स की जानकारी नहीं है, लेकिन सर गवर्नमेंट जिस तरीके से मनरेगा लाती है या और भी पॉलिसीज लाती है जिसमें कि जब एग्रीकल्चरिस्ट उस टाइम पे नहीं होती है जब वो क्रॉप को कट कर रहे हैं या फिर बो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में उन्हें कुछ मनरेगा के थ्रू या और भी अदर सोर्सेज के थ्रू एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो मुझे संपदा के स्पेसिफिक्स नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं। 3 कृषि कानून आए थे, फिर सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा था। यस। तो इसी तरह से 3 नए आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी तीनों को चेंज हुआ है। तीनों का नया नाम क्या दिया है सरकार ने, और इसका प्रभाव जो है वो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे, ईज ऑफ यूज पे क्या पड़ेगा? सर इंडियन पेनल कोड बन चुका है, नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट बन गया है, भारत साक्ष्य संहिता, और इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट सीआरपीसी बन चुका है। सॉरी कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से जो एक आम आदमी है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, ईज ऑफ डूइंग पे, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर इसमें कुछ ऐसे कानून लाए गए हैं और कुछ निकाले गए हैं, जैसे कि सर मॉब लिंचिंग को एक क्राइम बनाया गया है इसमें। तो सर मॉब लिंचिंग बिहार की भी हकीकत है और उत्तर प्रदेश की भी हकीकत है और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया की भी हकीकत है। तो सर इस पे एक स्ट्रिंजेंट लॉ लाना जरूरी था जो कि भारत सरकार लेकर आई है। और सर फिलहाल तो मैं याद नहीं करता। अच्छा ठीक है, पढ़िएगा इस पे अच्छे से। जो इंडिया नेपाल का रिलेशन है उसमें जो बिहार की भूमिका है वो आप कहाँ तक रिलेवेंट पाते हैं? सर बिहार बहुत इम्पोर्टेंट है नेपाल के लिए, क्योंकि सर वहाँ पे रोटी बेटी का रिश्ता है। बहुत सारे लोग हैं जो उधर विवाहित हैं, उधर के लोग बहुत सारे इधर विवाहित हैं, तो एक पारिवारिक रिश्ता है। तो बिहार सर बहुत एपी सेंटर बन जाता है रिलेशन में। दूसरी बात ये है कि सर बहुत सारे लोग उधर से इधर माइग्रेट करके काम करने भी आते हैं। और सर तीसरा ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भारत सरकार बहुत सारी रियायतें देती है कि नेपाल के लोग आकर पढ़ें, और बहुत सारे लोग आकर बच्चे पढ़ते भी, स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं। तो सर और सर जिस तरह से कोसी का एक बहुत बड़ा विवाद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और नेपाल में कोलैबोरेशन हो और स्टेट गवर्नमेंट बिहार को भी सेंटर में लेकर, स्टेट पे लेकर, कि हम कोलैबोरेट करके कोसी की जो समस्या है उसे दूर कर सकें। तो सर बिहार के कोलैबोरेशन की बिना चीजें संभव नहीं। कौन सा समुदाय सबसे नजदीकी से जुड़ा हुआ है भारत से, नेपाल का? सर मधेशी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने फिजिक्स पढ़ी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है, उसने बताया कि 2050 तक भारत में जितना एसी के लिए ईंधन की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, वो जो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके पूरे एनर्जी कंजप्शन से ज्यादा होगी। तो ये तो आने वाले समय के लिए बहुत भयावह स्थिति है। तो एक फिजिक्स का स्टूडेंट होने के नाते आप इस समस्या के समाधान के लिए क्या इनोवेटिव वेज यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं? सर 68% कूलिंग प्लेज लिया गया है COP28 में, जिसमें कहा गया है कि जो भी ऐसे इमिशंस हैं उसे कट किया जाए। और सर एज ए फिजिसिस्ट में सर ग्रीन फॉर्म में, जिस तरह से जैसे जो रूफ टॉप पे ग्रीन कवर हम आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि वो चीज़ें हीट ना हो, बिल्डिंग्स हीट ना हो। कॉन्क्रीटाइजेशन को मैं कम करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वहाँ पे सर एक हीट डोम स्ट्रक्चर, हीट डोम डेवलप हो रहा है अर्बन एरिया में खास करके। तो सर मैं ग्रीन कवर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और सर जिस तरीके से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उसमें सर बालकनी होता है। तो सर कोई भी अगर आप इंटरनेशनल एजेंसी को देखोगे या फिर आज के मॉडर्न बिल्डिंग्स में
तो वहां पर एक गैप होता है रूम्स और बालकनी के बीच में, तो एयर सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है हीट का। तो सर मैं चाहूंगा कि जो इंसुलेशन का काम हो वहां पे मैं ग्रीन कवर देना चाहूंगा, जो कि बिल्डिंग्स को कम हीट करेगा और हमारे एसीज के डिमांड को कम करेगा। तो सर एक ये इनोवेटिव सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक्स। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं और फिजिक्स आपका ऑप्शनल, राइट? मीडियम ऑफ इंटरव्यू क्या रहेगा आपका? सर इंग्लिश। इंग्लिश रहेगा, हिंदी? जैसे क्योंकि मैंने फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंग्लिश। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान में भारत के कितने आपको नोबेल पुरस्कार विजेता देखने को मिलते हैं? सर फिजिक्स में एक सीवी रमन है, एक चंद्रशेखर है। कब मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार, किस वर्ष में अगर बता सकें तो? वर्ष exactly। और किन विषयों पर मिला था, क्या इनके शोध का विषय क्या था? चंद्रशेखर को मिला था कि कोई भी जो स्टार है वो ब्लैक होल कब बन सकता है। ओके। तो उन्होंने सर वो रेशियो बताया था कि क्या हमारा सन ब्लैक होल बन सकता है, तो उस रेशियो को उन्होंने डिफाइन किया था कि इस रेशियो से ज्यादा ही वेट होना चाहिए, मास होना चाहिए, तभी वो एक ब्लैक होल बन सकता है। और सीवी रमन? सीवी रमन ने एक्सप्लेन किया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो समुद्र में होता है वो उसके फिनोमेना के पीछे क्या रीजनिंग है, व्हाई आवर ओशियन लुक्स ब्लू। उनको सर कंटेम्परेरी जो एक्सप्लेनेशन है उससे अलग उन्होंने दिया था। ओके। क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट केवल ओशंस में ही होता है या कहीं और भी आपको नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलता है? सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक नेचुरल फिनोमेना है जो हर जगह देखने को मिलता है। ओके, चलिए तो थोड़ी सी बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिफाइन करने का अधिकार किसे है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के वही डिफाइन करता है कि कोई पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। केशवानंद भारती केस में 1973 में उन्होंने डिफाइन किया था कि सर्टेन जो हैं उसके पिलर्स वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, और उन्होंने ये भी कहा था साथ साथ कि आगे जब चीज़ें आएंगी तो सुप्रीम कोर्ट उस समय की चीज़ों को देखकर यह डिसाइड करेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो एक फ्रेज है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि ब्रूट मेजॉरिटी किसी मेजॉरिटेरिज्म या डिक्टेटरशिप को पैदा ना करे। तो सर जब ये फ्रेमवर्क बनाया जा रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस बात का ध्यान रखा, लेकिन सर वो कॉन्क्रीट तौर पर लिखा हुआ नहीं था। तो जिस तरह के अमेंडमेंट्स आगे के वर्षों में होने शुरू हुए तो सुप्रीम कोर्ट को यह डर लगा कि, या पूरे लोग जो थे उस समय उनको ये डर लगा कि कहीं ना कहीं पूरे संविधान को ही पलटने की कोशिश की जाए। तो सर उसके निवारण के तौर पर एक इनोवेटिव आइडिया के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का डेवलपमेंट किया। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होने से कि जो लेजिस्लेचर कोई भी अगर लॉ बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड करके स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता? यस सर, ये डर हमेशा होता है और टसल भी हमेशा चलता रहता है जुडिशियल और लेजिस्लेचर के बीच में। हाँ, तो ये क्या जुडिशियल सुप्रीमेसी की तरफ नहीं ले जा रहा है हमको कहीं ना कहीं? सर इसे जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं कहेंगे, इसे जुडिशियल रिव्यू कहेंगे। ओके। क्योंकि सर एक रिव्यू सिस्टम होना ही चाहिए। जुडिशरी अगर किसी भी एक्शन के साथ आती है तो उसका रिव्यू पार्लियामेंट कर देती है। अगर पार्लियामेंट किसी एक लेजिस्लेशन के साथ आती है, फॉर एग्जांपल सर जैसे अभी करेंटली कोई इशू आया जिसमें कि उन्होंने एक लॉ पास किया LGBTQ और मैरिज को लेकर, उन्होंने जो कानून बनाया, या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर जो उन्होंने कहा कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्ट रहेंगे, तो सर पार्लियामेंट एक ऐसे कानून के साथ आती है जो उसको नेगेट कर देती है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जब पार्लियामेंट NJAC में फॉर एग्जांपल जब लेकर आई थी, उसे बेसिक स्ट्रक्चर का वॉल्यूशन कर जुडिशरी ने नेगेट किया। तो सर ये काउंटर बैलेंसिंग एक्ट है, ये सुप्रीमेसी नहीं। मैं इसी बात पर आने वाला था, जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जजों की अपॉइंटमेंट के इशू को सिर्फ अपने हाथ में रखा, उसमें लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल नकार दिया, NJAC को स्ट्राइक डाउन करके, उसे समाप्त करके। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि न्यायपालिका इस आड़ में जो चाहे वो कर सकती है?
कि जो भी विधायिका या लेजिस्लेचर आपको जो भी चेंज करना चाहे, जो भी कोई सकारात्मक चेंज भी हो तो उसको भी समाप्त कर सकती है? सर ये अम्बेडकर जी ने कहा था ये कि जो भी मैं जैसा भी संविधान बना लूं, अगर संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा, और अगर एक बुरा संविधान ही अगर लोग अच्छे हुए एथिकल तो संविधान अच्छा साबित होगा। तो सर ये कहीं ना कहीं एथिकल बर्डन है सुप्रीम कोर्ट पे भी और पार्लियामेंट पे भी कि सर वो सुप्रीमेसी से बचे। ठीक, ये बताइए व्हाट इज हैवी वाटर? भारी जल किसे कहते हैं? सर D2O। क्या चीज है ये? सर हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम। तो सर ये जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। आइसोटोप मतलब? आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है करंट, उसमें सर जो भी चीजें सजाई गई हैं, जिस तरह से एलिमेंट्स को रखा गया है वो सर एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। लेकिन सर एट द सेम टाइम सेम एटॉमिक नंबर पे डिफरेंट एटॉमिक मास हो सकता है, जबकि जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे पर न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो सर इससे एक नए प्रॉपर्टी और एक नए गुण के साथ पैदा होता है वो पर्टिकुलर एटम, उस पर्टिकुलर एलिमेंट। लेकिन सर वो आइसोटोप्स कहला जाता है उसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जिसका कि एटॉमिक नंबर उससे मैच कर रहा है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? सर 3 होते हैं आइसोटोप्स, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम। ओके, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताइए कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है और इसकी प्रक्रिया क्या है? सर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसके थ्रू कोई उन पे कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस तभी शुरू हो सकता है जबकि कोई मिसकंडक्ट का उन पर आरोप लगे। और सर दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी के साथ पास होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भी मेजॉरिटी के साथ जबकि बिल पास होगा, वो पर्टिकुलर एलिगेशन जो है वो पास होगा तभी उन्हें इम्पीच किया जा सकता है। सर इनिशियल स्टेज में रेजोल्यूशन के साथ आना पड़ता है, मोर देन 50 मेंबर्स ये रिजॉल्व लेकर आए कि पर्टिकुलर मिसकंडक्ट है और प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसेस शुरू किया जाए। और ये सर बिल्कुल जो सभापति होते हैं उनके हाथ में होता है कि वो उस प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। खैर, ये बताइए कि भूकंप का अनुमान लगाने में या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में फिजिक्स का क्या इस्तेमाल है? सर फिजिक्स का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे या बहुत हाई प्रेशर पे जब एनर्जी बहुत ज्यादा अर्थ के अंदर स्टोर हो जाता है तो वो इरप्शन के तौर पे वो रिलीज होता है। तो सर बहुत हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं या किस तरीके से स्ट्रक्चर बिहेव करेगा, ये सर पार्टिकल फिजिक्स और फिजिक्स का डोमेन है। तो सिस्मिक वेव्स के माध्यम से कुछ समझते हैं क्या? सर पी वेव्स और एस वेव्स। खैर, लास्ट क्वेश्चन है बोर्ड का, कैसे 3 बातें अपने बारे में बताइए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। सर पहली बात तो ये है सर कि मैं सबकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता हूँ और सर सभी की राय को मैं तवज्जो देता हूँ कि चीजें कहीं से भी बेहतर आ सकती हैं। तो सर मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूँ। सर दूसरी बात ये है कि सर मैं बायस्ड नहीं हूँ किसी भी आधार पे, ना जेंडर, ना किसी रेस, ना किसी समुदाय के प्रति। और सर तीसरा ये है कि सर मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ कि अगर मैं मेरे हाथ में काम है तो मैं जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं।